वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल सत्तार और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में, अमेरिका के अंदर। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये कब बनी और क्या वजह पेश आई यूनाइटेड नेशन को बनने के लिए और इसका मकसद क्या है। देखिए, ये पिक्चर है वर्ल्ड वार टू की, जंग अजीम दोयम की। सन 1939 से लेकर सन 1945 तक 6 साल या इससे कुछ कम अरसा तक ये जंग चली और इसने पूरी दुनिया को इन्वॉल्व किया। जंग अजीम जो दोयम थी, जिसको वर्ल्ड वॉर टू कहा जाता है, और उसके अंदर तकरीबन 70 मिलियन लोगों की कैजुअलिटीज हो गई थी और दुनिया की मईशत को भी बहुत बड़ा धचका लगा था। और जो बड़ी बड़ी ताकतें थी उस वक्त की, वो इस जंग से बहुत मुतासर हुई थी। और जो फ्रांस और बरतानिया, ये जो एज अ सुपर पावर थे उस वक्त के, और इनकी सुपर पावर, इनकी वो ताकत जो वो कम होकर रह गई थी। और अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर जो थी, वो उनका एक किस्म का आप लोग कह लें कि उनका उरूज शुरू हुआ था इस जंग अजीम के बाद। तो जब ये जंग अजीम हुई, ख़त्म हुई, तो जो पॉलिटिशियन थे उस वक्त के, जो बड़ी बड़ी ताकतों के उस वक्त के जो सरबराहान थे, उनको फिर ये खतरा हुआ कि क्यों ना कोई एक ऐसी इस तरह की एक बैठक बनाई जाए, एक ऐसी पंचायत बनाई जाए जो कि हमें इस तरह की आने वाली मजीद आने वाले टाइम में इस तरह की मजीद जंगों से बचा सके। तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के अंदर। वहां पर 51 ममालिक के सरबराहान इकट्ठे होते हैं और वो एक चार्टर पर साइन करते हैं, एक किस्म के मुआहदे पर साइन करते हैं और वो यूनाइटेड नेशन की इब्तदा करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को ये यूनाइटेड नेशन का जो क़याम है वो अमल में आता है। और उस वक्त 51 ममालिक जो थे वो मुत्तफिक थे इस यूनाइटेड नेशन को बनाने में, और इसका पूरा एक चार्टर बनाया गया। आप समझ लें कि ये एक किस्म की असेंबली बनाई गई। ये जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर उस वक्त 51 ममालिक थे और इनका पूरा चार्टर यानी कि एक आइन बनाया गया कि जो भी ममालिक जो है जो इसके अंदर शिरकत करेंगे, इसके अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार करेंगे यूनाइटेड नेशन में, वो इस आइन को, इस चार्टर को, उनके ऊपर हर किस्म से ये लागू होगा। ये जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन, इसके अब 6 इसकी बॉडीज हैं, इसके ऑर्गन जिसको कहा जाता है। 1945 के बाद इसके अंदर मजीद ममालिक ने शिरकत करना स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान भी अपने क़याम के सिर्फ 1.5 महीना बाद यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया। और आज इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस यूनाइटेड नेशन में 193 ममालिक जो है वो शमूलियत कर चुके हैं। और आखिरी जो मुल्क है वो साउथ सूडान है, जो कि 2011 में बना और उसने अपनी शमूलियत यूनाइटेड नेशन में इख्तियार की। 193 ममालिक इस तंजीम का हिस्सा है। ये एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है, बैन अल-अक़वामी एक किस्म की बैठक है, बैन अल-अक़वामी पार्लियामेंट है एक किस्म की, आप यूँ समझ लीजिए। यहाँ पर पूरी दुनिया के मसाइल हल होते हैं। ये और बात है कि ये मसाइल के जो हल हैं उनको काफ़ी हद तक हल करने में जो वो हैं मसाइल, उनको नाकाम रहा है। वो भी हम देखते हैं कि ये क्यों नाकाम रहा है, कौन सी इसकी कमज़ोरियाँ हैं, वो भी देखते हैं हम आज की वीडियो में। मैं आपको पहले बताता हूँ इसके जो पहले आपको वर्ल्ड वॉर टू की थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं कि ये देखें, ये एक साइड पर एक अलाइज थे और दूसरी साइड पर दूसरे अलाइज थे। एक्सिस, इसमें एक्सिस जो एक्सिस और अलाइज के दरमियान ये वॉर हुई थी। एक्सिस में देखें जर्मनी, इटली और जापान, ये ताकतें थी। और अलाइज में यूके, फ्रांस, यूएस और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। तो इनने मिलकर जो है लड़ाई लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उसके बाद इन ताकतों को ये खतरा हुआ कि अगर इस तरह की जंगें चलती रहीं तो फिर दुनिया तो आगे चल गई, आगे पहुंच गई हैं, दुनिया में तरक्की तो हो गई, दुनिया की डेवलपमेंट, जो ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट्स है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। सो एक पार्लियामेंट की तश्कील एक ज़रूरी है, यूनाइटेड नेशन जैसी एक तंजीम का होना ज़रूरी है। सो उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है इस्टेब्लिश्ड हुई। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी एंड इटली वर नो लॉन्गर मेजर वर्ल्ड पावर, यानी कि इस वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ये जो ममालिक हैं जो कि उस वक्त पावर्स थी, वर्ल्ड मेजर पावर्स, ये पावर्स होना ख़त्म हुई। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का जो उरूज है वो स्टार्ट हुआ। ये मिस्टर हिटलर की तस्वीर है, जिसको कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू का वजह ये बने थे क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पोलैंड ये जो यूरोपियन एक मुल्क है उस पर अटैक इन्होंने किया था। ये वर्ल्ड वॉर टू की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। ये 2191 डेज दिनों तक ये रही थी। 17 मिलियन सोल्जर और 44 मिलियन सिविलियंस जो मारे गए थे। और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 70 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी। और मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर थी हिस्ट्री के अंदर। यूनाइटेड नेशन इस वॉर के नतीजे में बनाई गई। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूनाइटेड नेशन जैसी एक और तंजीम हुआ करती जिसको नेशनल लीग्स कहा जाता था। और इसके बाद एंड पे लिखता है कि यूएस और यूएसएसआर जो है वो पावर्स एज अ पावर इमर्ज हुई। इसके बाद जो पहली पावर्स थी वो सिप्रेस हुई, वो नीचे गई। यूनाइटेड नेशन का ये एक लोगो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर।
आप इस वक्त कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के पूरे हर ममालिक में तकरीबन इसका राज चलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लें कि एक पार्लियामेंट है, एक बैठक है। इसकी 6 ऑर्गन्स हैं, ये समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पाकिस्तान में जो होते हैं पीपीएससी या सीएसएस वगैरह के एग्जाम। इसके 6 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का नाम तो आपने सुना ही होगा, और इसको ज्यादा हम डिस्कस भी आज की वीडियो में इसी को ही करेंगे। जनरल असेंबली जिसका इजलास 76वां इजलास आजकल चल रहा है। इमरान खान ने भी अपनी स्पीच रिकॉर्ड करके भेजी है वहां पर, और पिछले सालों वो गए भी थे वहां पर, जो कि उनकी तकरीर जो है पाकिस्तान में बड़ी वायरल हुई और इंडियन ने उसको आप कह लें कि ट्रोल किया बड़ा। लेकिन खैर वहां पर गए थे इमरान खान। इस बार नरेंद्र मोदी गए हैं, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जाना हर बार एक प्राइम मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं होता। सो उनने अपनी रिकॉर्डेड जो वीडियो भेजी थी, शायद आप में से सब किसी ने सुनी हो, वो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की। इसके अलावा जनरल असेंबली के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और आप कह लें कि यूनाइटेड नेशन का एक जो पावरफुल जो सतून है वो ये है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सलामती काउंसिल हम लोग बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके पास वीटो पावर भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वीटो पावर क्या होती है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 3 जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आईसीजे में आप लोगों ने शायद सुना हो, जो पाकिस्तान ने जो पकड़ रखा है उनका जासूस कुलभूषण जाधव, उसका केस इंडिया आईसीजे में लेकर गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और जनरल असेंबली जिसका इजलास चल रहा है आजकल, वो भी यूनाइटेड नेशन, उसमें पूरे 193 ममालिक जो हैं उनकी शिरकत होती है। उनके जो होते हैं नुमाइंदे, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर मौजूद थे। सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6 ऑर्गन्स हैं उसके। लेकिन 3 जो मेन इंपॉर्टेंस के हैं वो ये हैं, और उन 3 में से पहले 2 पर याद है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, जिनके इजलास हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी जनरल असेंबली का इजलास जो अभी चल रहा है 76वां इजलास, 27 सितंबर को उसका आखिरी डे है। ये है वो जनरल असेंबली की पिक्चर। ये जो इमरान खान ने जो स्पीच की थी उस वक्त की पिक्चर है। ये जनरल असेंबली है, इसमें पूरे 193 जो ममालिक हैं वो उनकी शिरकत यहाँ पर लाजमी होती है। वो उनमें से उनके जो वज़राए आज़म या उनके जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स, वो जाकर अपनी तकारीर करते हैं। ये आपको ऊपर 2 बंदे जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको हेड कर रहे होते हैं जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को। एक होता है सेक्रेटरी जनरल, जो कि पावरफुल बंदा माना जाता है यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद होता है एक प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। सो जो प्रेसिडेंट होता है ये हर साल तब्दील होता रहता है, और उसको ये जो यहाँ पर नुमाइंदे होते हैं 193 ममालिक के, वो इलेक्शन के जरिए वो चुनते हैं और पहले नॉमिनेट्स होते हैं, उसके बाद ये उसकी जो है वोटिंग होती है और प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो 5 साल के लिए होता है। प्रेसिडेंट 1 साल के लिए होता है, जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो 5 साल के लिए होता है। सेक्रेटरी जनरल की भी वोटिंग इधर से ही होती है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल की जो तैनाती होती है उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये जो हमने यहाँ पर किया था सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो मेंबर होते हैं उनमें 5 मुस्तकिल मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वो इस सेक्रेटरी जनरल की तैनाती को चैलेंज कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे समझ आना शुरू हो जाएगा। ये इमरान खान की वो पिक्चर है। ये है सेक्रेटरी जनरल इस वक्त के, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल हैं। पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है और ये 2017 से अभी तक ये तैनात है, और इनका नाम जो है वो है एंटोनी गैटरेस। आप लोग प्रोनाउंसिएशन फिर भी देख लेना। ये 2017 से यहाँ पर तैनात है, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, सेक्रेटरी जनरल है। और जो प्रेसिडेंट की अगर बात करें, ये देखें शाह महमूद कुरैशी साहब के अभी जो गए हुए हैं, ये रिसेंट पिक्चर है, उनने मुलाकात की है उनके साथ। ये देखें यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मिस्टर एंटोनी जो है यहाँ पर पीछे मौजूद है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की सीट इसके साथ होती है। जो मेन बंदा है जिसके पास पावर है आप कह लें कि वो सेक्रेटरी जनरल ही होता है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का। ये बंदा प्रेसिडेंट है इस वक्त। प्रेसिडेंट, मैंने आपको कहा कि जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट जो होता है वो 1 साल के लिए तैनात होता है। इनका ताल्लुक मालदीव से है, मालदीव जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, मालदीव। और इनका नाम है अब्दुल्ला खालिद, और ये 1 साल के लिए तैनात, अभी रिसेंटली इनकी तैनाती हुई है यहाँ पर। ये वो फंक्शन है जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली जो परफॉर्म करती है। लेकिन 6 ऑर्गन हमने डिस्कस किए हैं। 6 ऑर्गन होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन को बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन मतलब अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में जिसे हम बोलते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको सलामती काउंसिल बोलते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि इस जमीन पर सबसे बड़ी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल असेंबली को। तो ये सारे के सारे आप कह लें ऑर्गन हैं, हिस्से हैं यूनाइटेड नेशन के। हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली
ये जनरल असेंबली का एक होता है सेक्रेटरी जनरल और एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी हमने देखा, ये सेक्रेटरी जनरल है पुर्तगाल से, जो कि 5 साल के लिए तैनात होता है, यहाँ पर लगता है, और ये जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है। ये अब हम देखते हैं फंक्शंस को, सिर्फ जनरल असेंबली को, क्योंकि जो सलामती काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहा जाता है कि पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है नहीं तो। मेन फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली को देखें, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन रिलेटिव टू इंटरनेशनल पीस। हाँ, बस क्वेश्चन ही होते हैं, उनका हल मेरे ख्याल में नहीं निकलता। कश्मीर का इशू, अफगानिस्तान का इशू, सीरिया का, इराक का, लीबिया का, बहुत सारे इश्यूज जो है वो दुनिया के यूनाइटेड नेशन नाकाम रहा है, ये मानना पड़ेगा। नाकाम रहा है, वो नाकामियां क्या है उसको मजीद हम देखेंगे सलामती काउंसिल वाली वीडियो में, जो सिक्योरिटी काउंसिल की वीडियो की। लेकिन आज मैं आपको हिंट दे दूंगा कि क्यों वो नाकाम हो रहा है, जो कि मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। डिस्कसिंग चाहिए, देखिए जनरल असेंबली को, डिस्कसिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस, जो बैन अल-अक़वामी अमन अमान की सूरत हाल है, उनकी जो सारी की सारी गुफ्तगू होती है, वो यहाँ पर जेर बहस लाई जाती है जनरल असेंबली में। जैसे आप लोग देखें कि इमरान खान ने जो स्पीच की, उन्होंने बात की वहाँ पर अफगानिस्तान की बात की, कश्मीर की बात की। इसके अलावा इस जनरल असेंबली का एक और भी फंक्शन है जो कि होता है माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर बात करना। इमरान खान ने बात की कि हमारा माहौलियाती तब्दीलियों में जो 10 बड़े ममालिक जो मुतासिर हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, उनमें पाकिस्तान आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान से इतनी कोई ज़्यादा पॉल्यूशन जो है पूरी दुनिया में नहीं जा रही, लेकिन पाकिस्तान इस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। सो दुनिया को समझना होगा माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, और रिस्टोर करना होगा सारे के सारे इन्वायरमेंट को, ग्रीनरी को। उन्होंने कहा कि हमने 10 बिलियन जो सुनामी ट्रीज का जो हमारा प्लांटेशन का जो प्रोग्राम है, उनका भी जिक्र किया उन्होंने अपने डिस्कशन में। सो ये भी फंक्शन होता है जनरल असेंबली का। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बनी थी उस वक्त इसका मेन फंक्शन यही था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी। मेन फंक्शन ये था कि इंटरनेशनल पीस को किसी तरह डिस्कस किया जाए और उसको बहाल किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए, जो इंटरनेशनल पीस की सूरत हाल है। तो फर्स्ट जो मेन फंक्शन आता है वो यही पीस का आता है। उसके बाद देखें, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ सिचुएशन दैट माइट इम्पेयर फ्रेंडली। ये देखते हैं, आप समझ सकते हैं, पढ़ लें आप। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीविंग एंड कंसीडरिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल। अदर सिक्योरिटी काउंसिल से भी रिपोर्ट्स यहाँ पर जेर बहस लाई जाती है, और सिक्योरिटी काउंसिल का जो आप कह लें कि जो हेड्स होते हैं, उनकी तकर्री के लिए भी ये रोल प्ले करती है जनरल असेंबली। और कंसीडरिंग एंड अप्रूविंग द यूनाइटेड नेशन बजट, यूनाइटेड नेशन का जो बजट होता है उसको कंसीडर अप्रूव, और उसके ऊपर भी सारी जो होती है आप कह लें कि सेटिंग वगैरह, वो यही करती है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब हम देखते हैं एंड पर सिक्योरिटी काउंसिल के, क्योंकि इसकी वीडियो तो मैं सेपरेट और बनाऊंगा। हमने पहले डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और वो पीस को बहाली के लिए उसके मेन जो फंक्शन है, पीस मेंटेन रखा जाए। और जनरल असेंबली की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर रहकर भी अमेरिका के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। ये जनरल असेंबली राइट देती है किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी मुल्क का जो नुमाइंदा होता है, वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो। सो जनरल असेंबली में आप लोग देखें कि पाकिस्तानी जाकर इंडिया के ऊपर ट्रॉल कर रहे होते हैं। इंडिया के जो उनका जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, जो उनकी आप कह लें कि दहशतगर्दी है एक रियासती एक किस्म की, उसको जाकर हम लोग कह रहे होते हैं कि अक्सर के चेहरा जो है वो रिवील किया है, चेहरे से नकाब उठा दिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने। और इंडियन जो है या फिर कोई और ममालिक है, वो भी अपने अपोनेंट कंट्रीज के ऊपर एलिगेशन वगैरह लगाते रहते हैं। लेकिन कश्मीर के ऊपर जो लगा है पाकिस्तान की तरफ से, ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये एक सही सूरत हाल। और इमरान खान ने इस बार जो स्पीच की है यूनाइटेड नेशन में, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया है किस तरह से अफगान जो वॉर हुई थी उसके अंदर हमें किस तरह घसीटा जा रहा है। हालांकि हमारा इतना कोई अमल दखल नहीं था, हमारी जंग नहीं थी, किस तरह हमने अमेरिका के अलाई बने और किस तरह अमेरिका ने हमें छोड़कर हमारे ऊपर ही सैंक्शन लगाना शुरू कर दी। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप उनकी तकरीर जाकर देख सकते हैं। सो मेन पर्पस ये है कि इस असेंबली के जो होता है फ्लोर होता है, वहां पर खड़े होकर आप किसी भी मुल्क के अगेंस्ट, जो आपके पास जरूरी ये नहीं कि वार्न करें, किसी को थ्रेट करें, बल्कि जो एक आप कह लें कि जायज़ किसी तरीके से आप एलिगेशन लगा सकते हैं उनके, जो उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की होती है, जैसे इंडिया कश्मीर के अंदर कर रहा है। ये राइट होता है वहाँ पर बात करने का। अब हम देखते हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा सा ओवरव्यू कि सलामती काउंसिल क्या होती है। देखिए, सलामती काउंसिल दूसरा ऑर्गन है जनरल असेंबली के बाद, दूसरा ऑर्गन जो डिस्कशन में आता है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल आप कह लें कि मजबूत तरीन एक पावरफुल एक ऑर्गन है, पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन में, और इसके 15 अराकीन होते हैं। 5 जो है वो परमानेंट हैं पड़े, जो इस वक्त आपको नीचे ये
फ्लैग्स भी दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम भी दिखाई दे रहे हैं, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं जो कि तब्दील होते रहते हैं हर 2 साल के बाद। ये 5 जो परमानेंट है ये ही इसी को कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का जो है ये गैर कानूनी, आप इसको कह सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी वजह से ये बायस्ड रहती है, ये सही तरह से फैसला नहीं कर पाती, और ये पॉलिटिकल जो इसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट है वो आ जाती है इन 5 ममालिक की वजह से, इन 5 परमानेंट मेंबर्स की वजह से। और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं जो कि तब्दील होते रहते हैं। ये चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रशियन फेडरेशन, ये 5 जो है ताकतें, ये परमानेंट मेंबर्स है। और इंडिया भी है, वो कोशिश कर रहा है कि हमें परमानेंट जो है मेंबरशिप दी जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की। इनके पास वीटो का हक है। देखिए, अगर कोई भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल की बनती है, कोई भी रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए इन 5 के 5 वीटो पावर्स के साइन होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी कह दे कि हमें ये रेजोल्यूशन मंजूर नहीं है, तो वो रेजोल्यूशन कभी वो बिल पास हो ही नहीं सकता। तो वीटो सबसे ज्यादा जो किया है, वीटो इसको हम कहते हैं ना कि कोई मसला जब रेजोल्यूशन पास होने लगता है, कोई चाइना ने वीटो कर दिया, रशिया ने वीटो कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो कर दिया। तो वीटो करना क्या होता है, कोई रेजोल्यूशन को ये कहे कि हम नहीं मानते इस रेजोल्यूशन को, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता सिक्योरिटी काउंसिल से। और यूं जो है सिक्योरिटी काउंसिल नाकाम रही है कश्मीर का मसला हल करने में। अच्छा देखिए, लेकिन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं 1948 के, जिस पर वो अमल नहीं कर रहा। अब देखें, ये वीटो पावर्स है, और सबसे ज्यादा जो वीटो की है वो ये मिस्टर है यहाँ पर, जो इंडिया की अक्सर सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, रशिया ने तारीख में सबसे ज्यादा वीटो किए हैं, और चाइना ने सबसे कम वीटोज किया फैसलों को। आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा टांगे अड़ा रहा है। रशिया, उसने बहुत ज्यादा वीटोज किए हैं, बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन को पास करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये जो फैसला है, ये जो रेजोल्यूशन है, ये इसको हम पास नहीं करने देंगे, बिकॉज ये हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारे कोलैबोरेटिव, जो हमारे अलाइज है, जो ममालिक हमारे मुफाद के लिए बेहतर है, ये फैसला उनके हक में नहीं जा रहा, सो हम इस फैसले को पास नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी काउंसिल की इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे। सो ये वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह लें कि पिलर है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करता है हर मुल्क। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स कब वीटो करेगा, जब इसराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास होगा, क्योंकि इसराइल पता है यूनाइटेड स्टेट्स का अलाई है, यूनाइटेड स्टेट्स के मफाद का मुल्क है वो। सो इसराइल के खिलाफ या फलस्तीन के हक में कोई भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में आएगी, यूनाइटेड स्टेट्स को वीटो कर देगा। सेम इस तरह चाइना है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आती है, तो चाइना का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, और आप कह लें कि चाइना और पाकिस्तान के मफाद जो है वो मुश्तरक हैं काफी हद तक, सो चाइना उसको वीटो कर देगा। लेकिन सबसे ज्यादा वीटो किसने की है? रशिया ने। इसका मतलब ये है कि उसके मफाद के जो ममालिक हैं वो अब पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अपने शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन पास होने को आया कश्मीर के मुद्दे पर, तो रशिया उसको वीटो कर देगा। सो ये एक आप कह लें कि ये एक चार्टर, ये एक ऑर्गन ठीक नहीं है, ऑर्गन का ये हिस्सा, ये जो वीटो पावर्स का है। सो पाकिस्तान हमेशा इस कोशिश में रहा है कि ये वीटो पावर जो परमानेंट ये खत्म होनी चाहिए, और एक जो पीस, स्टेबिलिटी ऑफ पीस और मेंटेनेंस है, वो अच्छे तरीके से यूनाइटेड नेशन को उसका राइट मिले, और यूनाइटेड नेशन अच्छे तरीके से जो है वो पीस को बहाल कर सके दुनिया के अंदर। तो ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के बारे में मेनली हमारी आज की जो ये डिस्कस थी, जो हमारा आज का एपिसोड था, और उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। यहाँ पर मैं जो यूनाइटेड स्टेट्स का, जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसके बारे में आपको बताता चलूं कि 111 आर्टिकल्स हैं, और पाकिस्तान के आइन के, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स हैं आपको पता है इस बात का? किसी को? 280 आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके टेस्ट वगैरह के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको पता होना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके 111 आर्टिकल्स हैं, और उनको जो है आप कह लें कि तकसीम कर दिया गया है, 19 जो है चैप्टर बना दिए गए हैं, और हर चैप्टर में कुछ आर्टिकल्स हैं। कुल मिलाकर जो आर्टिकल्स बनते हैं वो 111 आर्टिकल्स हैं 19 चैप्टर के अंदर जो मौजूद हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं गूगल पर जाकर सर्च करके वो कौन से जो है आर्टिकल्स हैं। और यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उसके पास जो है ये राइट होता है कि वो आने वाले मजीद जो ममालिक जो शमूलियत करना चाहते हैं, वो उनको दावत, उनकी शमूलियत को कबूल कर सकती है, और उनकी शमूलियत का सारा दारोमदार होता है वो जनरल असेंबली पर होता है। सो जनरल असेंबली के फंक्शन और जनरल असेंबली का मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशन की। अगली वीडियो में हम लोग जो इस यूनाइटेड नेशन पर होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस सिक्योरिटी काउंसिल को मजीद अच्छे तरीके से, और हम लोग देखेंगे कि क्या वजह बनी है यूनाइटेड नेशन नाकाम रही है। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन नाकाम रही है पीस को उस तरह स्टेबलाइज करने में जैसा उसको करना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ा एक फोरम है, इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी एक तंजीम है, वो क्यों नाकाम रही है। और उसमें सिक्योरिटी
काउंसिल का है वो रूल क्या रहा है। एंड पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आखिर पर वो पाकिस्तानी बंदा है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह इसने हिंड्रेस क्रिएट की है पीस को स्टेबलाइज करने में, पीस को मेंटेन करने में, ये अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो बंदा है इनका नाम है चौधरी जफरुल्लाह खान, जो कि इनकी डेथ हो चुकी है 1985 में। 1893 से 1985 तक 92 साल की उम्र पाई इन्होंने। जो पाकिस्तानी निजात आप कह लें, फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के सबसे पहले। और ये दुनिया का वो बंदा है, पाकिस्तान का, पहले आप समझे, पाकिस्तान का वो बंदा है जो कि यूनाइटेड नेशन में जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं यूनाइटेड नेशन के, जो मैंने कहा कि आपको कि हर साल तब्दील होता रहता है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल 5 साल बाद तब्दील होता है। ये यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं सन 1960 में पाकिस्तान की तरफ से। समझ रहे हैं आप लोग? ये प्रेसिडेंट रहे 1960 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। उसके बाद 1970 में ये प्रेसिडेंट बने थे इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के। सो आप लोग कह लें कि ये वो बंदा है जो कि यूनाइटेड नेशन के दो ऑर्गन्स का प्रेसिडेंट रहा है। जफरुल्लाह खान, चौधरी जफरुल्लाह खान, सियालकोट के गांव से इनका ताल्लुक है, डस्का के करीबी इलाकों से, ठीक है। चौधरी जफरुल्लाह खान, इनकी 1985 में इनकी डेथ हुई। और ये दुनिया का आप कह लें कि वाहिद बंदा है जो यूनाइटेड नेशन के दो ऑर्गन्स का प्रेसिडेंट रहा है। और अभी तक किसी भी मुल्क का बंदा दो ऑर्गन का प्रेसिडेंट नहीं रहा। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा भी आप कह लें कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये रहे थे जब लियाकत अली खान वज़ीर आज़म हुआ करते थे। जो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था, और आप लोग जानना भी चाहते होंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो को मैं यहाँ तक ख़त्म करूँगा, और अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।